नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। और संभल से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर संभल की डेमोग्राफिक रिपोर्ट ने इतिहास और वर्तमान की राजनीति में हलचल मचा दी है। बाबर कालीन संदर्भों और हरिहर मंदिर के अस्तित्व से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद धार्मिक अस्मिता का प्रश्न एक बार फिर से गर्मा गया है। रिपोर्ट में ये भी बताती है कि आजादी के समय संभल में जहां हिंदुओं की आबादी 45% थी, वहीं अब ये घटकर मात्र 15% रह गई है। ये गिरावट दंगों, पलायन और दशकों से जारी तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बता रही है। डेमोग्राफी का ये बड़ा बदलाव न सिर्फ स्थानीय समाज की तस्वीर बदल दिया, बल्कि आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय बहस का भी केंद्र बन सकता है। बाबर और मंदिरों के ऐतिहासिक सवालों के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक समीकरण पर भी इसका असर पड़ना तय है। और संभल की ये रिपोर्ट मानो दबी बोतल से बाहर निकाल आई हो, जो आने वाले समय में बड़े राजनीतिक भूचाल का कारण बन सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या लगता है किसी साजिश के तहत किया गया है कि वाकई में ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो भी ये खुलासे हो रहे हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम की क्या पीछे वजह बताई जा रही है? जी, मैं बता दूं, ये जो मामला है यहाँ पर संभल में बताते हैं, पहले हिंदू आबादी ज्यादा हुआ करती थी। जब देश आजाद हुआ था तो वहाँ पर बताते हिंदू आबादी बाहुल थी और जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है वो अल्पसंख्यक नाम के रह गए हैं और वो बहुसंख्यक हो गए। हिंदू जो आबादी है वो 15 से 18% रह गई है। तो आजादी के वक्त बताते हैं 45% हिंदू थे और 15 से 16% मुस्लिम बाहुल था। लेकिन अब मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हुई और इसी को देखते हुए जो बाबर की जो धार्मिक स्थलों पर कब्जे का जो मामला है, इस रिपोर्ट को लीक जो खबरों के सूत्र के हवाले से मिल रही है कि डेमोग्राफी की गई है जो सौंपी गई है और लीक का जो मामला आ रहा है, तो बताया जाता है कि जो जामा मस्जिद बताते हैं, इसको जो विवादित ढांचा कोर्ट ने घोषित कर रखा है, वो हरिहर मंदिर होने के प्रबल संभावना है। और जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं रिपोर्ट लीक होने से सनसनीखेज खुलासे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पीछे सरकारें रही या जो शासक रहे या जो राजा रहे, उन्होंने वहां पर हिंदुओं को वो काम किया, जो हिंदू की आबादी थी वो घटती चली गई और मुस्लिमों की आबादी थी वो बढ़ती चली गई। और एक तरह से जो हिंदू, अगर ये रिपोर्ट जो लीक है इस पर अगर बात की जाए, तो जो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल थे, इस रिपोर्ट से ये भी सवाल खड़ा होता है कि धार्मिक स्थलों पर परिवर्तन लाने का काम किया गया और वो उनको मुस्लिम धार्मिक स्थल बनाने का कदम उठाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हरिहर मंदिर, जब रिपोर्ट ये की गई थी तो ये जो डेमोग्राफी की गई उसमें हरिहर मंदिर होने के साक्ष्य हैं, ऐसा लीक हो रहा है मामला। तो सर्वे जब हुआ था 19 नवंबर के दिन, तो वो सर्वे अधूरा था। उसके बाद फिर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया था, तो 24 नवंबर के दिन भी सर्वे किया गया था और वो सर्वे किया गया, वहाँ फोटोग्राफी भी की गई, सब गोपनीय किया गया था। लेकिन अब निकल के धीरे धीरे ये जो बाबर काल और धार्मिक स्थलों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जिन फिर बाहर आ रहा है। मतलब जो डेमोग्राफी है उसके अनुसार अगर देखा जाए, जैसा की जो खबर मिल रही है, तो ये जो विवादित ढांचा है वो हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करती है। जी बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुओं की आबादी को लेकर है, जो कि 45% उस वक्त थी। रिपोर्ट में हिंदुओं के पलायन को लेकर किन किन घटनाओं का जिक्र किया गया है? जी, मैं बता दूं, देश की आजादी से लेकर अब तक ये बताते हैं कि 22 बार दंगे हो चुके हैं, जिनमें मुख्य जो दंगा था 1978 का था, जिसमें बताते हैं 195-200 के आसपास हिंदू मारे गए थे। उसको लेकर के जो हिंदू थे कुछ शहर से पलायन करे गए, कुछ मोहल्ले से पलायन कर गए। अभी पीछे जब ये दंगा हुआ था तो जो प्रशासन था उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया था, तो उसमें एक मंदिर, कार्तिकेय मंदिर भी मिला था जो 46 साल से बंद था। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस मोहल्ले में कोई भी हिंदू नहीं बचा था, सिर्फ वो मंदिर था जिस पर अवैध कब्जा दूसरे समुदाय का था। अब वो दूसरे समुदाय का कब्जा हटाएगा। तो इन चीजों से जो घटनाएं सामने आई, उनसे ये लगता है कि जो पीछे की जो सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ दूसरा जो समुदाय है उसको बढ़ाने का काम किया और वो काम किया कि जिससे कि हिंदू आबादी घटे और ये एक मुस्लिम जो शहर है वो एक अपनी मैं कहूंगा कि इसको मुस्लिम बाहुल शहर बनाने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज नौबत ये आ गई कि 45% जो हिंदू थे वो 15 से 18% रह गए और यहाँ पर मुस्लिम जो जनसंख्या वो बाहुल हो गई। मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक के बजाय बहुसंख्यक हो गए और हिंदू अल्पसंख्यक रह गए। जी बिल्कुल। और आने वाले समय में क्या लगता है देश की सियासत में इस रिपोर्ट का क्या कुछ असर पड़ने वाला है?
जी मैं बता दूं, अब ये जब जैसा कि ये सर्वे हुआ, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर जो सिविल डिवीजन आदित्य नारायण उनकी सुनवाई चल रही है, तो वहां पर जो हिंदू हैं, अब के देश की सरकार कहें या प्रदेश की सरकार कहें, उसको ये सिरे जाता है कि उन्होंने इस तरह का कदम आगे बढ़ाया और हिंदुओं के मंदिर, धार्मिक स्थल और उनकी जनसंख्या के बारे में सोचा वहां पर। तो जो वहां का जो हिंदू समुदाय है वो सरकारों की ओर देखता है कि अब हम पुनः उसी कगार पर आने वाले हैं। अगर सरकारें साथ देंगी और धार्मिक स्थल निकल कर बाहर आएंगे तो पूजा पाठ भी होंगे, घंटे घड़ियाल भी बज रहे हैं, और हिंदू जो है वो अब फिर पुनः उधर की ओर मुड़ रहा है कि सरकार मतलब सहयोग कर रही है, तो क्यों ना पुनः अपने शहर में आकर रहा जाए। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बाहर चले गए। तो देखिए, हरिहर मंदिर और ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, और सहयोगी सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, कानून व्यवस्थाओं की विफलताओं का भी जिक्र किया गया है, क्या इस रिपोर्ट में क्या क्या और खुलासे हुए हैं? जी मैं जब वो मुरादाबाद जिला तब संभव नहीं था और वहां पर कमिश्नर पहले थे, तो सरकार बताते हैं किसी दूसरे मतलब सत्ता पार्टी की थी। तो 1978 में जब दंगा हुआ था तो वहां पर एक क्लोज रिपोर्ट लगा दी गई थी कि यहाँ पर कोई भी विफलता नहीं हुई, और मैं समझता हूँ जो हिंदुओं की संख्या थी में मृतकों की वो भी नहीं दर्शाई गई थी। लेकिन इस वक्त जब हिंसा ये भड़की 24 नवंबर की, तो उसकी जो रिपोर्ट जब दी गई तो संभव मुरादाबाद में भी ये जांच रिपोर्ट निकलवाई गई, और शासन ने, जैसा कि जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी उस रिपोर्ट पर, पुराने 1978 वाली पर सवाल खड़े किए थे। तो सवाल को लेकर के पुनः उस रिपोर्ट पर खंगाला गया, तो बताया जाता था कुछ लोग उसमें मर भी गए जो दोषी थे, और कुछ लोगों के खिलाफ क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी थी। मतलब कुल मिलाकर जो दंगाई थे उन्हें बचाने का काम किया गया था, उनको कड़ी सजा नहीं दी गई थी। और इस हिंसा के समय हिंदू के जो परिवार थे, जो बेचारे पीड़ित थे, जिनके परिजन मारे गए थे, वो सामने आए और उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, उस समय की मीडिया की रिपोर्टें भी प्रस्तुत की। तो उसको लेकर के शासन में क्या रिपोर्ट दाखिल की गई और क्या चल रहा है, ये अंदर आने वाला जो समय होगा वो बताएगा। जी देखिए, बाबर काल से जुड़े स्थलों का भी इसमें जिक्र किया गया है, वो कौन कौन से स्थान हैं? जी मैं बता दूं, संभल में सबसे ज्यादा जो शाही जामा मस्जिद जो विवादित ढांचा घोषित किया गया है उसको बताया जाता है। बाबर 1929 में बाबर जब आया था उस समय की बात है, तो बताते हैं ये जो था ये हरिहर मंदिर था, और उस समय दावा किया गया था बाबर ने अपने शासन काल में परिवर्तित करते इसको शाही जामा मस्जिद घोषित किया गया था। लेकिन दूसरा जो समुदाय है वो इसको पुनः शुरू से ही अपना शाही जामा मस्जिद बताता है। लेकिन हिंदू धर्म का जो दावा है, विष्णु शंकर जैन, उन्होंने दावा ये किया है कि अंदर साक्ष्य मतलब सर्वे किया जाए और साक्ष्य भी प्रस्तुत मतलब साक्ष्य बटोरे जाए, एकत्रित किए जाए। तो उनके अनुसार जो रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में, उसको आने वाला समय बताएगा, और सुनवाई भी चल रही है कि वो अंजाम तक कब पहुंचती है और यहाँ पर क्या क्लियर एकदम निकल करके आता है। जी बिल्कुल, हाल ही के दिनों में भी संभल विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन अभी की वहां की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? शांति का माहौल? लेकिन मैं बता दूं, माहौल संतुलन है। यहाँ पर जो प्रशासन है हमारा, उसकी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। उसने लगभग समझता हूं मैं 80 से 89 लोग जेल भी जा चुके हैं उसमें, और कुछ जो इंतजामिया कमेटी के थे, जो हिंसा भड़काने वाले थे, इनमें सपा सांसद थे, उनको भी आरोपी बनाया गया था। एक FIR में 335 में जो केस दर्ज किया गया था, और उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। और जो इंतजामिया कमेटी के सदर थे जफर अली, वो जेल काट करके आए थे, 192 दिन रहे थे और वो वापस आए थे जमानत से। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया, उसको सरकार और जो जिला प्रशासन है वो अंजाम देने का जो काम है वो कर रही है। और कुल मिलाकर के जो शांति व्यवस्था है वो कायम है वहां संभल की, और सब आवाजाही है बराबर है, और वहां पर जो विवादित ढांचा है वहां पर भारी फोर्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन ने उसके ही निकट जो नगर पालिका की भूमि थी वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे कि अगर कोई भी बात हो तो तत्काल प्रशासन वहां कैमरे जो 200-250 कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर की निगरानी में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई असामाजिक जो तत्व हैं वो कुछ कर ना सके और वो जिला प्रशासन की नजर में आ सके। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत अमेरिका के संबंधों में विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमें कपास पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है।
डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बिहार वोट अधिकार यात्रा में कहा कि बिहार ने अपनी पूरी ताकत वोटर अधिकार यात्रा में डाल दी है। आज यहां का बच्चा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। वहीं बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। तेजस्वी और राहुल गांधी को घेरते हुए राकेश त्रिपाठी ने बोला कि पीएम के खिलाफ हम अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लंपटाई कर रही है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटाई है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत देश माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा आज पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिससे नाराजगी दिखी है। परिजनों ने जैतपुर गोल चढ़कर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। गोल चक्कर पर परिजनों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति के घर पर मृतक काम करता था। मालिक की कार धोते समय ये हादसा हुआ है। बिजली का करंट लगने से मौत हुई है। तो इसको लेकर परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। कार धोते समय युवक को करंट लगने से उसकी जान चली गई है। खबर कानपुर से, जहां पर कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो पलट गया है। ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई, 3 इसमें घायल हो गए। ककवन थाना क्षेत्र के चादेताल गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ये हादसा हुआ है। खबर कानपुर से है। कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और इस ऑटो में 3 लोग बैठे हुए थे, जो कि घायल हो गए हैं 3 लोग इसमें। ककवन थाना क्षेत्र के चादेताल गांव की ये पूरी घटना है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर बाइक से गिरने पर बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया है। रौंदे जाने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला बाइक से पति के साथ जा रही थी। गड्ढे होने की वजह से महिला बाइक से गिरी और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर फरार हो चुका है। आगरा एमजी रोड डीएम आवास के पास ये हादसा हुआ है। तो देखिए, इस हादसे में बुजुर्ग महिला की जान चली गई है। गड्ढे में होने की वजह से बताया जा रहा है कि महिला जा गिरी और पुलिस ने वहां पर ट्रक को कब्जे में लिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। अब खबर कानपुर से है, जहां पर गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में बाइक सवार गुंडों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर आतंक मचाया है। गुंडों की ताबड़तोड़ फायरिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ताबड़तोड़ ये फायरिंग की गई है गुंडों की तरफ से। तो आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो फायरिंग कर ये दहशत फैलाने का काम किया गया है। खबर कानपुर से सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर मोइन नाम के युवक ने प्रेमिका से बार बार दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाए और लगातार उसे ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया है। अपमान और डर के बोझ के तले दबी युवती ने आखिरकार जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इलाज के दौरान उसकी मौत ने परिवार और समाज को हिला दिया है। प्यार जैसी पवित्र भावना को कलंकित करने वाले आरोपी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वहीं कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जागेश्वर मंदिर चौक के इंचार्ज नितिन पुनिया को जालौन के व्यापारी से 5,70,000 रुपए लूटने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित व्यापारी आसिफ शेख ने आरोप लगाया है कि वो काम से कानपुर आए थे, तभी चौकी इंचार्ज ने उन्हें चुन्नीगंज के पास पकड़कर बिना किसी सूचना के चौकी ले जाकर जुआरी बताकर रुपए हड़प लिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दरोगा को तत्काल निलंबित कर भ्रष्टाचार अधिनियम सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उनका ये कहना है कि ये चुन्नीगंज में अपनी कार सर्विस कराने गए, फिर वहां से पुलिस की वर्दी में कुछ लोग उनको पकड़ के ले गए और उनको धमका कर उनसे 5,70,000 रुपए लिए। और जब बात उनको लगा, डर लगा, तो उन्होंने वो पैसे वापस भी कर दिए। ये जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। हम लोग की जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है। उनके खिलाफ जो नितिन पुनिया है, वो शायद जागेश्वर चौक के प्रभारी, उनका नाम प्रकाश में आया, उनके साथी भी हैं। इसमें FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कुशीनगर के तमकुही राज कस्बे में मेले की झांकी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। भगवान शंकर की भूमिका निभा रहे युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक को तुरंत CSC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही कस्बे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर SDM, CO और पुलिस टीम पहुंची। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां पर लखीमपुर के पडुआ थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में अनोखी मिसाल देखने को मिली, जब सगी मुस्लिम बहनें रुखसाना और जास्मीन ने अपने दिल की आवाज सुनकर हिंदू धर्म अपनाया और मंदिर में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई। अब वो रूबी मौर्य और चांदनी मौर्य के नाम से जानी जाएंगी। रूबी ने सर्वेश मौर्य का हाथ थामा तो चांदनी ने राम प्रवेश मौर्य संग 7 फेरे लिए। ग्रामीणों ने दोनों दुल्हनों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया है। परिवार के विरोध के बावजूद बहनों ने साफ कहा कि वे अपने नए जीवन से कभी पीछे नहीं हटेंगी। ये प्रेम, साहस और नई शुरुआत की प्रेरणादायी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आगरा में पकड़ी गई नकली दवाओं की बड़ी खेप में बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ के 2 सगे भाई नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। दोनों भाइयों ने अलग अलग फर्म बनाकर नेटवर्क खड़ा किया था। आशियाना स्थित पार्वती मेडिकल एजेंसी और अमीनाबाद की न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी सील कर दी गई है। पार्वती मेडिकल एजेंसी के मालिक सुभाष कुमार, न्यू बाबा मेडिकल के मालिक विक्की कुमार पर यह आरोप लगा है। 2 करोड़ रुपए की नकली दवाएं चेन्नई से लखनऊ भेजी गई थी और बीच रास्ते में आगरा में ये दवाएं उतारी गई। टीम ने कार्रवाई की है। FSDA और STF ने छापेमारी कर माल को बरामद कर लिया है। नामी कंपनियों की नकली दवाओं की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जा रही थी और अभी तक 6 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देखिए, करोड़ों की बेच रहे थे ये नकली दवाएं। 2 भाई हैं, लखनऊ के बताए जा रहे हैं। तो नकली दवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की वादियों में हाल ही में 72 घंटे की मूसलाधार बारिश ने विनाश की ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसने सफर और सपनों दोनों को रोक कर रख दिया है। जम्मू में श्रीनगर नेशनल हाईवे में कई जगहें धंस चुकी हैं, कई सड़क पूरी तरीके से गायब हो गई हैं, तो कई विशाल पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। पुल बह गए हैं, घर ढह गए हैं और जिंदगी जैसे थम सी गई हो। हालांकि राहत दलों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम लगभग पूरा कर लिया है। बता दें कि राजमार्ग को पूरी तरीके से खोलने में अभी कई दिन और लग सकते हैं, जिसको लेकर कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, हमारा तो यही संदेश कल से था कि आप वेंचर आउट ना करें, तो लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है हाईवे पे हैं, जो फंसे हुए हैं। तो पहला मकसद तो हमारा है कि उनको यहाँ से निकाल के सेफ लोकेशंस पे ले जाया जाए। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि दुकानें सारे जो हाईवे पे ये हैं, रोड भी धंस चुकी हैं, पुल भी धंस रहे हैं।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन ऑफ दोज स्ट्रैंडेड ऑन NHW। फिलहाल तो हमने अपनी SHO साहब की, मेरी और DSP साहब की जो भी गाड़ियां हैं, बेसिकली यहाँ हम आ नहीं सकते, पुल बीच में टूटा हुआ है, हमने अपनी गाड़ियां भी पुल के पार ही खड़ी कर रखी हैं, तो फिलहाल हम उनको फेरी करवा रहे हैं। तो ज्यादा रश होगा तो वी कैन मैनेज, सिविलियन गाड़ीज भी हम मंगवा सकते हैं। भारत समाचार की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहाड़ पूरे नीचे आ चुके हैं। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो ऊपर की ट्यूब है उसके दृश्य में अपने कैमरामैन को कहूंगी पूरी तरह कवर हो चुकी है, बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ आने वाली भी रास्ता है उसकी भी हालत हम आपको दिखाएंगे। पूरी स्लाइड जो आ चुका है, कई जगह पर पुल जो है वो बढ़ चुके हैं, कई जगह पर ऊपर से बड़े बड़े डोजर्स पत्थर जो है वो नीचे आ चुके हैं और इस सब के बीच गाड़ियां पिछले 3 दिनों से फंसी हैं। ये देखिए कोशिश इस ऑटो वालों ने की कि ये आगे जाए और किस तरह से ये बीच में फंस गया है। बहरहाल हाईवे पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। कई किलोमीटर लंबे पैदल चलकर, मोटरसाइकिलों पर अलग अलग जगह पर निकल रहे हैं लोग, आगे आ रहे हैं और मजबूर है क्योंकि 3 दिनों से फंसे हुए हैं और 3 दिनों से फंसने के चलते अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोग जो है वो नेशनल हाईवे पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 1 हफ्ता अभी लगेगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को क्लियर करने में, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर तक हर जगह तबाही का मंजर बिखरा हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे से भारत समाचार के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर डूडा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में सटाकर गोली मारी गई है। खुद की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। डूडा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिर में सटाकर ये गोली मारी गई है। वहीं खुद की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कर्मचारी का शव मिला है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो थाना मझोला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डूडा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।